अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कल, जैसे आप लोगों को पता है, हमने कल पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, या जिसको मैंने बोला था कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लाइक के सी एंड के पी, या कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच स्पीशीज, वो हमने कल पढ़ा था। और हमने फिर उस डीपीपी एक आपको मिला है ग्रुप में, वो डीपीपी पूरा सॉल्व किया था। जो कल तक वाला पोर्शन है उसको हमने कवर किया था। तो आज जो है, कल हमने ये भी पढ़ा था लास्ट में, मतलब डीपीपी से पहले जो एक लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, आज का टॉपिक जो मेरा फिलहाल है दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑन अल्फा। व्हाट इज अल्फा? इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अल्फा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक चीज ज्यादा डिसोसिएट होगा कि कम डिसोसिएट होगा, अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो होगा क्या, वही जो है वही हम अब सीखने वाले हैं। तो पहले मैं शॉर्टकट बोलूंगा, फिर मैं इसका लेंथी तरीका भी मैं बोलूंगा, लेकिन हम सिंपल इसी पे जो मैं दिखाऊंगा आप बस यही देखना। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। अल्फा जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर डेल्टा एन जी डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ stoichiometric coefficients of gaseous products, stoichiometric coefficients of gaseous products, sum of stoichiometric coefficients of gaseous प्रोडक्ट्स। तो ये जो है, ये है, शाबाश, ये है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो अल्फा पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ज्यादा डिसोसिएशन होगी कि कम डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा। तो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो एक मोल में क्या ज्यादा डिसोसिएट होगा, कम डिसोसिएट होगा, या डिसोसिएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम अब वही सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने वॉल्यूम का बोला, मैं अभी इसको प्रूव भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले सीखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, मुझे प्रूव करने की इवन जरूरत भी नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, शाबाश, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, शाबाश, मैं आपको बोलूंगा मेरे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। सपोज मेरे पास ये एक रिएक्शन है। तो इसमें अगर आप देखोगे डेल्टा Ng का वैल्यू सबसे पहले हम निकाला करेंगे। इसमें डेल्टा Ng आ जाएगा, ये एक है, ये दो प्रोडक्ट साइड दो, रिएक्टेंट साइड दो, तो 2 minus 2 is equal to 0. We know that delta Ng is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. तो delta Ng का वैल्यू जो है, delta Ng का वैल्यू है 0। तो अगर delta Ng का वैल्यू है 0 तो मुझे पता है अल्फा का वैल्यू जो होगा वो होगा v to the power 0 अपॉन सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ओनली गैसियस प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना है। ये वाला भी गैस है, ये वाला भी गैस है, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। ये है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये आ जाएगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2। और मैं लिखूंगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 0, और मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू v टू द पावर 0। व्हाट इज v टू द पावर 0? 1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू k, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो यहां पे v टू द पावर 0 आ गया, तो v टू द पावर 0, तो अगर हम वॉल्यूम पहले 1 है, 1 टू द पावर 0 इज 1, वॉल्यूम फिर 2 है, 2 टू द पावर 0 इज 1, वॉल्यूम फिर 3 है, 3 टू द पावर 0 इज 1। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वैल्यू स्टिल v टू द पावर 0 1 आ रहा है, यानी कि अल्फा का वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट। तो इसलिए हम नीचे नोट एक लिखेंगे। वो नोट क्या होगा? वो नोट होगा कि जब भी डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा देयर इज नो इफेक्ट। जब भी डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा, जब भी डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। देयर इज, तो मैं यहां पे नोट लिखूंगा। नोट में हम लिखेंगे व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वॉल्यूम ज्यादा रखो कम रखो, डबल करो ट्रिपल करो, अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसका काम हमें कैसे सवाल आ जाएगा? लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल
2 टाइम्स NO गैस जो है ये देता है N2 गैस प्लस O2 गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस। तो वो आपको बोलेगा, देखो यहाँ पे NO जो है ये डिसोसिएट हो रहा है इनटू N2 एंड O2। वो आपको बोलेगा, नीचे 4 ऑप्शन देखेगा, मतलब 4 ऑप्शन देगा। वो आपको बोलेगा कि अगर मैं इसी रिएक्शन को पहले कर रहा हूं एक वेसल में जिसका वॉल्यूम है V, एक वेसल में जिसका वॉल्यूम है V, फिर मैं या जिसका वॉल्यूम है V, क्या जिसका वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 3 लीटर, फिर मैं इसी को दूसरे वेसल में कर रहा हूं जिसका वॉल्यूम जो है वो है 10 लीटर, मैंने वॉल्यूम जो है वो बढ़ाया। आप मुझे बोलो ज्यादा डिसोसिएशन कहां पे होगी, या ज्यादा रिएक्शन कहां पे होगी, या ज्यादा N2 और ज्यादा O2 कहां पे बनेगा। तो जब डिसोसिएशन ज्यादा होगी तभी तो N2 एंड O2 ज्यादा बनेगा। तो डिसोसिएशन कहां पे ज्यादा होगी, तो सबसे पहले जब आप डेल्टा Ng निकालोगे तो डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 = 2, यानी कि रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 2 है, 2 - 2 = 0, डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है। और जब डेल्टा Ng का वैल्यू 0 होता है तो मुझे पता है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, अल्फा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब अल्फा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आप 3 लीटर में ये रिएक्शन 3 लीटर वेसल में ये रिएक्शन करो या 10 लीटर वेसल में ये रिएक्शन कर लो, आप वॉल्यूम 3 लीटर रखो या 10 लीटर रखो, तो डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये है डेल्टा Ng इज इक्वल टू, शाबाश, ये है डेल्टा Ng जब 0 होगा। या मैं और एक सवाल दूंगा, मेरे सामने एक सवाल है, मैं आपको डायरेक्टली वही सवाल दिखाऊंगा। तो मुझे लिख रहा है यहाँ पे टू सैंपल्स ऑफ सवाल है, 2 samples of HI, each of 5 gram, were taken, each of 5 gram were taken separately into vessels, of volume 5 liter and 10 liter respectively, of volume 5 liter and 10 liter respectively, 5 liter and 10 liter respectively at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस। तो फिर मुझे बोल रहा है the extent of deviation of HI will be पहला ऑप्शन है more in 5 liter vessel, ऑप्शन बी है, शाबाश, ऑप्शन बी है, शाबाश, मोर इन 10 लीटर वेसल, ऑप्शन सी जो है मेरा वो है क्या, इक्वल इन बोथ वेसल्स, एंड ऑप्शन डी जो मेरा है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब मुझे आप खुद बोलो, जब HI डिकम्पोज होता है तो किस में डिकम्पोज होता है, मुझे पता है HI जो है वो डिकम्पोज होता है, रिएक्शन ऑल दो ऊपर गिवन है, अब आपको पता है HI गैस डिकम्पोज होगा हाफ ऑफ H2 गैस प्लस I2 गैस, ये रिएक्शन टेके है, प्लस हाफ ऑफ I2 गैस। तो मुझे बोल रहा है कि मुझे बोलो ज्यादा, मैंने 2 सैंपल्स लिए, तो मुझे बोलो ज्यादा डिकम्पोजिशन कहां होगी, ज्यादा डिसोसिएशन कहां होगी, या एक्सटेंट ऑफ डिविएशन लिखा मैंने, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन लिखूंगा मैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI विल बी मोर इन। तो मुझे बोलो यहां पे डेल्टा Ng क्या है, तो प्रोडक्ट साइड है हाफ प्लस हाफ इज 1, रिएक्टेंट साइड है HI, ये है 1 - 1 = 0, तो डेल्टा Ng का वैल्यू है 0, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड अल्फा, यानी कि डिसोसिएशन वॉल्यूम बढ़ाने से ना 5 लीटर वेसल में भी उतनी ही डिसोसिएशन होगी, 10 लीटर वेसल में भी उतनी ही डिसोसिएशन होगी, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है, इट विल बी इक्वल इन बोथ वेसल्स। अब अगर डेल्टा Ng 0 नहीं है, तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा ऊपर, अगर डेल्टा Ng 0 नहीं है तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर डेल्टा Ng डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, V टू द पावर डेल्टा Ng डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, तो अब अगर मुझे डेल्टा Ng मेरा 0 नहीं है, मैं यहां पे रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन है फॉर एग्जांपल P
PCl5 गैस गिव्स PCl3, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। अब अगर यहां पे वॉल्यूम जो है बढ़ाएंगे कम करेंगे, क्या यहां व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, पहले देखेंगे। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V टू द पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल। तो आपको पता है डेल्टा Ng पहले हम निकालेंगे, प्रोडक्ट साइड 2, रिएक्टेंट साइड 1, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ये भी गैस ये भी गैस, इनका सम, तो 1 + 1 इज शाबाश 2। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 1/2। और आप ये भी बोल सकते हो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V। तो क्या यहां पे अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहां पे वॉल्यूम बढ़ाने से क्या अल्फा कांस्टेंट रहेगा, नहीं, वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड अल्फा में डायरेक्ट रिलेशन है। तो याद रखना यहां पे वॉल्यूम का इफेक्ट होता है कब, जब डेल्टा Ng 0 नहीं होगा। लेकिन जब डेल्टा Ng 0 होता है तो कोई इफेक्ट, तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि बराबर अगर मैं यहां पे लिखूंगा 2 सैंपल्स ऑफ HI के बदले मैं लिखूंगा PCl5 और यहां पे मैं रिएक्शन लिखूंगा ये। तो अब आप मुझे बोलो सेम सवाल, बस HI के बदले मैंने लिखा PCl5, तब मैं 5 लीटर वेसल में ज्यादा डिसोसिएशन होगी कि 10 लीटर वेसल में। अल्फा और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आ गई, डायरेक्ट रिलेशन। तो मैं बोलूंगा कि 10 लीटर वेसल में ज्यादा डिसोसिएशन होगी एज कंपेयर टू 5 लीटर वेसल। या मैं ऐसे बोलूंगा, तीसरी एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे पास है N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। सपोज ये मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, इट इज शाबाश अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर डेल्टा Ng। निकालो डेल्टा Ng, तो प्रोडक्ट साइड है 2, रिएक्टेंट साइड है 4, ये 2 ये 3 और ये 1 4, तो 2 - 4 इज -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, गैस अकेला प्रोडक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में गैस अकेला है NH3, तो उसके कितने मोल्स हैं 2, 2 and 2 विल गो। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर -1। तो हम पावर में -1 नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज V टू द पावर -1 इज 1/V। तो आप डायरेक्टली V टू द पावर -1 माइनस पावर में कभी नहीं रखेंगे, ऑलवेज प्लस ही रखेंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पे मुझे बोलो वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा क्या होगा, कम। तो इसका मतलब है अल्फा और वॉल्यूम में कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि डेल्टा Ng है क्या। तो अगर डेल्टा Ng जो है, याद रखना, अगर डेल्टा Ng, तो आप सीधे देखोगे, आप याद क्या रखोगे, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर डेल्टा Ng डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। फिर हम ऐसे इसको सम अप करते हैं, हम कहते हैं कि जब डेल्टा Ng 0 होगा तो नो इफेक्ट, लेकिन अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव निकला, जैसे इसमें 1 निकला पॉजिटिव निकला, अल्फा और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर नेगेटिव निकला, जैसे इसमें -2 निकला, अल्फा और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली होगा, ये कभी √V होगा, कभी V होगा, कभी V² होगा, कभी V³ होगा, कुछ भी हो सकता है। या यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा पहले रिलेशन साइड में निकालोगे, इसको 1 सेकंड लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। मैं इसको प्रूव भी करूंगा, लेकिन प्रूव जरूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई रिएक्शन में यही PCl5 वाली रिलेशन, PCl5 या H2, पहले 2 चीजों को मैं प्रूव करूंगा। मेरे पास है 2 टाइम्स HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रूव करने बैठूंगा, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एट T इज इक्वल टू 0, सपोज ये 2 मोल्स है, ये 0 है, ये 0 है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। तो अब शाबाश, एट इक्विलिब्रियम, आपको पता है इक्विलिब्रियम, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इफेक्ट, मतलब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड यूज करेंगे। तो ये होगा 2 - 2 अल्फा, ये होगा अल्फा, ये होगा अल्फा। इतना आप लोगों को पता है कैसे होगा अल्फा, इसका कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो है 2, वो खर्च हुआ 2 अल्फा, 2 and 2 विल गो, तो ये बन जाएगा अल्फा। या दूसरा तरीका भी मैं ऑलरेडी स्टोइकियोमेट्रिक तरीका ऑलरेडी बोल चुका हूं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, लॉजिकली ऐसे भी बोल सकते हो, 2 से बन रहा है 1 H2, 2 अल्फा से बनेगा 1 अल्फा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो अब यहां पे क्या है, तो उसके बाद आप C इज इक्वल टू N/V, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये आएगा 2 - 2 अल्फा डिवाइडेड बाई V, ये आएगा अल्फा डिवाइडेड बाई V, ये आएगा अल्फा डिवाइडेड बाई V। तो हम क्या करेंगे, हम Kc निकालेंगे। Kc आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2, अगर आप इसका Kc निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई वी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, केसी का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू इसको रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस टू अल्फा का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो केसी का वैल्यू आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 को कॉमन कर निकालेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा इसी का होल स्क्वायर। तो केसी का वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 और अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और हम मानेंगे अपनी सहूलियत के लिए लेट अल्फा बी लेस देन 1, लेट अल्फा बी लेस देन 1, अल्फा का वैल्यू हम मानेंगे लेस देन 1, यानी कि डिसोसिएशन बहुत कम हो गई तो हम मान सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर अल्फा का वैल्यू निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन हम सहूलियत के लिए अल्फा को मानेंगे लेस देन 1। और यहीं पे याद रखना अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 तब माना जाता है जब अल्फा का वैल्यू या तो होगा लेस और इक्वल टू 0.05 या लेस और इक्वल टू 5%, तब जाके अल्फा का वैल्यू जो है लेस देन 1 माना जाता है। अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व करेंगे। फिलहाल मुझे प्रूव करना है, मैं मानूंगा अल्फा लेस देन 1। तो अब मुझे बोलो यहां पे, शाबाश। तो ये मुझे पता है ना अल्फा लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 ही होगा। कल भी मैंने बोला था 1 प्लस माइनस अल्फा 1 ही होगा, 2 प्लस माइनस अल्फा 2 ही होगा, 3 प्लस माइनस अल्फा 3 होगा। तो मुझे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है, इसके बदले में केसी लिखूंगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसके बदले 1 स्क्वायर। तो 4 जाएगा इधर, 4 केसी निकलेगा बराबर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा निकलेगा बराबर रूट 4 केसी, रूट 4 जाएगा बाहर निकलेगा और रूट केसी वहीं पे रहेगा। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि अल्फा का वैल्यू निकला कांस्टेंट, यानी कि अल्फा में कहीं पे वॉल्यूम नहीं आया। वही तो हमने ऊपर पढ़ा, ऊपर तो हमने वही पढ़ा कि शाबाश, जब डेल्टा Ng 0 होता है देयर इज नो, अल्फा का वैल्यू आता है कांस्टेंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। अगर ऐसे ही दूसरी एग्जांपल मैं लूंगा, अगर ये PCl5 होता तो PCl5 किस में डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। तो मुझे पता है सारे के सारे गैस है, सारे के सारे गैस है, तो हम इसको 1 मानेंगे, 0 0 एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस 1 अल्फा, ये अल्फा इतना आप लोगों को आता है। ये 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वी, ये अल्फा डिवाइडेड बाई वी, ये अल्फा डिवाइडेड बाई वी। तो इसके बाद जब आप केसी निकालोगे, केसी का वैल्यू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5। आप वैल्यू पुट कर लो तो Kc का वैल्यू आएगा अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वी, वी एंड वी होगा कैंसिल, तो ये बनेगा ऊपर अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, ये ऊपर रेसिप्रोकल जाएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा अल्फा स्क्वायर बाई वी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। वही मैंने लिखा, शाबाश, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस अल्फा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा को मानेंगे लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा के बदले ऑलमोस्ट आएगा 1, तो केसी किसके बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आएगा केसी इंटू वी, अल्फा आ जाएगा रूट केसी इंटू वी, रूट केसी तो मैं अलग अलग लिखूंगा, रूट केसी इंटू रूट वी, रूट केसी कांस्टेंट है, निकला ना अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। आप देख लो ऊपर PCl5 में भी तो यही निकला था, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। लेकिन लेंथी तरीका क्यों करें, अगर मुझे डायरेक्टली ऊपर रिलेशन मिल रही है तो मैं लेंथी तरीका क्यों करूं। तो ये तरीका हम नहीं करेंगे, ये तरीका जो है शाबाश, ये तरीका हम नहीं करेंगे, ये तरीका आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये तरीका दिखाया ये आप नहीं करोगे, आप डायरेक्टली याद रखोगे अल्फ़ा जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, अल्फ़ा जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, v टू द पावर डेल्टा Ng डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सवाल और एक सवाल बनेगा, सवाल नंबर 2। पहले डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 पे हमने सवाल बनाया था कि मुझे बोलो, शाबाश, मुझे बोलो कि अगर वॉल्यूम 5 लीटर होगा, 10 लीटर होगा, ज़्यादा डिसोसिएशन कहाँ पे होगी। अब आज का सवाल जो है, अभी का सवाल जो है, मैं आपको एक रिलेशन दूंगा या एक रिएक्शन दूंगा, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैंने वॉल्यूम डबल किया, वॉल्यूम इज डबल्ड, what will be the effect on alpha, what will be the effect on alpha, volume is doubled, what will be the effect on alpha।
अगर आप वॉल्यूम डबल करोगे तो अल्फा पे क्या इफेक्ट होगा? तो सिंपल ऑप्शन ए है कि अल्फा बढ़ेगा रूट टू टाइम्स जो है रूट टू टाइम्स इंक्रीज होगा। दूसरा जो है अल्फा जो है रूट टू टाइम्स या रूट टू टाइम्स डिक्रीज होगा। ऑप्शन सी है कि 2 टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। एंड ऑप्शन डी है फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स या 2 टाइम्स जो है डिक्रीज होगा। अब मुझे बोलो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो मुझे पता है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर डेल्टा एन जी 1, क्योंकि ये 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 1 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स 1 अपॉन सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो ये एक तो दोनों का सम जो आएगा 1 प्लस 1 इज 2, तो ये निकलेगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2। तो अब यहां पे मुझे इतना समझ में आया कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा, तो हमने वॉल्यूम डबल किया यानी कि वॉल्यूम बढ़ाया तो अल्फा बढ़ेगा। डिक्रीज वाले ऑप्शन पहले ही बाहर चले गए। अब कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? अब मैंने वॉल्यूम डबल किया, तो अगर मैं अल्फा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V1, तो अल्फा 2 जो होगा वो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V2। तो दूसरा वॉल्यूम जो है वो है ना अल्फा 2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स V1, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को डबल किया है। तो दूसरा वॉल्यूम है ना 2 टाइम्स V1, यानी कि अल्फा 2 जो होगा तो वो कितने टाइम्स बढ़ेगा? वो बढ़ेगा रूट टू टाइम्स। तो अगर आप ऐसे निकालोगे या ऐसे निकालोगे, या तो आप सीधे यहां पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि अल्फा और V में अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अल्फा और वॉल्यूम में रूट V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप वॉल्यूम डबल करोगे तो ये रूट 2 टाइम्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। या आप ऐसे भी कर सकते हो केस 1 केस 2, अगर आप लेंथी बनाओगे तो अल्फा 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू रूट V1, अल्फा 2 जो होगा वो होगा सम कांस्टेंट k इंटू रूट V2, और तो अल्फा 2 होगा k रूट V2 के बदले लिखेंगे 2 टाइम्स V1, क्योंकि मुझे गिवन है वॉल्यूम मैंने डबल किया है। तो रूट अल्फा 2 बाई अल्फा 1 निकालेंगे, वो आएगा k इंटू रूट 2 रूट V1, इसके बदले में लिखूंगा k रूट 2 रूट V1, अलग अलग लिखूंगा, डिवाइडेड बाई k इंटू रूट V1 k कैंसिल, यानी कि अल्फा 2 जो होगा वो होगा रूट 2 टाइम्स अल्फा 1, यानी कि ये रूट 2 टाइम्स ज्यादा होगा, रूट 2 टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन इससे बेटर है ना यहीं पे बस इस पे फोकस कर लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। अगर आपने वॉल्यूम डबल किया रूट 2 टाइम्स बढ़ेगा, वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ाया तो रूट 3 टाइम्स, वॉल्यूम 4 टाइम्स तो रूट 4 टाइम्स, वॉल्यूम 5 टाइम्स तो रूट 5 टाइम्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो शाबाश, तो ये जो है ये है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अल्फा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अल्फा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अल्फा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अल्फा? अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बॉयल्स लॉ तो पढ़ा है, क्योंकि हम गैसियस होमोजेनियस गैसेस रिएक्शंस पढ़ रहे हैं या गैसेस के साथ डील कर रहे हैं। तो मुझे बोलो बॉयल्स लॉ पढ़ा है, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो शॉर्ट में याद रख लो, वॉल्यूम के साथ अगर डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर के साथ इनवर्स होगी। अगर वॉल्यूम के साथ इनवर्स है, प्रेशर के साथ डायरेक्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे पढ़ा अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V। तो मैं मतलब आंखें बंद करके बोलूंगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट P। तो हम देखेंगे, तो हम शॉर्ट में, या अगर आप पूरा लिखोगे आप लिखोगे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P टू द पावर डेल्टा Ng divided by sum of stoichiometric coefficients of gaseous products, sum of stoichiometric coefficients of gaseous products, यानी कि बराबर जो है बराबर सेम है लेकिन बस इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे भी आप लिखोगे केस 1, अगर डेल्टा Ng मेरा क्या होगा? डेल्टा Ng 0 होगा, तो P टू द पावर 0 क्या बनेगा? 1। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1, यानी कि अल्फा बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अल्फा है मैं लिखूंगा इज इक्वल कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन P टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, P टू द पावर 0 दैट इज 1। तो अल्फा आ जाएगा K, यानी कि अल्फा आ जाएगा कांस्टेंट के बराबर। तो यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एज वेल व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, when delta Ng is equal to 0, there is no effect of pressure as well,
एल, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। बट व्हेन डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसके बाद आप निकालोगे, जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन पढ़ी, मैंने पढ़ा PCl5 जो है, PCl5 गैस जो है ये डिसोसिएट होगा किसमें, PCl3 गैस में, PCl3 गैस में प्लस Cl2 गैस में। PCl5 गैस जो है ये डिसोसिएट होगा किसमें, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। तो अल्फा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p टू द पावर, निकालो डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी ये एक, तो प्रोडक्ट साइड है 2, रिएक्टेंट साइड है अकेला गैस, तो 2 - 1 इज 1, तो आ गया 1, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो ये एक, तो गैसियस प्रोडक्ट्स तो दैट इज 2, यानी कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √p। वही तो मैं बोल रहा था, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन थी, वॉल्यूम के साथ ऊपर क्या रिलेशन थी, वॉल्यूम के साथ रिलेशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। यही मैंने बोला था कि आंखें बंद करके अगर वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v आ गया तो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √p। देखो यहां पे वॉल्यूम के साथ क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो अगर हम यहां पे प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, अब मैं यहीं पे लिखूंगा, तो यहां पे अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी तो अगेन आ जाएगा -2, डेल्टा एन जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -2, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, वो तो 2 आ गया, 2 and 2 कैंसिल, तो अल्फा आ गया 1/p टू द पावर -1, पावर में माइनस नहीं रखते हैं, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मैंने वही बोला कि वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन, प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया। अब मैं यहाँ पे सवाल दूंगा, मैं लिखूंगा कोई रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, मेरे पास आ गई SO3 गैस जो है 2 टाइम्स, ये डिसोसिएट हो रहा है 2 टाइम्स SO2 गैस प्लस O2 गैस में। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ाया, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो मुझे बोलो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अल्फा। अल्फा क्या बढ़ेगा, कम होगा, क्या अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, कम होगा, क्या अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर का इफेक्ट देखना है, तो हम लिखेंगे अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर, निकालो डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा ये 2, ये 1, तो ये है 3 माइनस से रिएक्टेंट साइड है 2, 3 - 2 इज 1, तो ये आ गया 1, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, वो कितना आएगा 2 + 1, 2 + 1, क्योंकि दोनों के दोनों गैस है, तो ये आ गया ना अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाएंगे अल्फा का वैल्यू जो होगा, अल्फा का वैल्यू कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे अल्फा का वैल्यू जो होगा, अल्फा का वैल्यू होगा कम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके बाद जो है, शाबाश, इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, या मैं और एक रिएक्शन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यही लिखूंगा कि N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। मुझे बोलो, शाबाश, गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। मुझे बोलो मैंने प्रेशर जो है डबल किया, प्रेशर जो है वो डबल किया, या प्रेशर डबल किया, 4 टाइम्स बढ़ाया, 3 टाइम्स बढ़ाया, 10 टाइम्स बढ़ाया। आप मुझे बोलो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितना टाइम्स डिक्रीज होगा। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p to the power delta ng is -2, 2 - 3 + 1 is 4, that is -2, divided by sum of stoichiometric coefficients of gaseous products, that is 2, ये and ये cancel, alpha is inversely proportional to p to the power -1, that is alpha is directly proportional to p। तो अब आपने प्रेशर डबल किया, अल्फा भी क्या होगा, अल्फा भी डबल होगा, अल्फा भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा 1 जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट इनटू p1, अल्फा 2 जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट इनटू p2, लेकिन अल्फा 2 जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट, p2 के बदले हम लिखेंगे 2 टाइम्स p1, क्योंकि मैंने प्रेशर को डबल किया है, तो वही आएगा ना, अल्फा 2 आ जाएगा 2kp1, kp1 के बदले हम लिखेंगे अल्फा 1, यानी कि हम सीधे लिखेंगे, या मतलब हम करेंगे इसके बाद अल्फा 2 जैसे वहां पे करते थे, अल्फा 2 बाय अल्फा 1, वो आएगा 2kp1 डिवाइडेड बाय kp1, kp1 कैंसिल, अल्फा 2 आएगा 2 टाइम्स अल्फा 1, यानी कि अल्फा 2 जो है वो भी डबल होगा, लेकिन इससे बेटर है डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, प्रेशर डबल तो अल्फा का वैल्यू भी डबल होगा। आई होप आप लोगों को इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा जो है समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन अल्फा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके बाद जो है, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम पढ़ेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ
हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शाबाश। तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने ये स्टेबिलिटी का पार्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिखूंगा। सबसे पहले जो है मैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे कमेंट करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से बता सकते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बोलूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप मुझे बोलो कि अब अगर Kc का वैल्यू ज्यादा है, अगर Kc का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट कम होगा। अगर Kc का वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि Kc और P में डायरेक्ट रिलेशन है, Kc और R में इनवर्स रिलेशन है। अगर Kc ज्यादा तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। अगर Kc कम, अगर Kc का वैल्यू होगा कम, तो अगर Kc का वैल्यू कम, ये वैल्यू कम कब होगा, ये तब कम होगा जब ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, यानी कि ये तब कम होगा जब प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा। यानी कि जब Kc का वैल्यू ज्यादा तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अगर Kc का वैल्यू कम है तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है अगर Kc का वैल्यू कम है। अब यहां पे मसला क्या है, यहां पे अब हम कैसे स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा Kc का वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा। रिएक्टेंट कम है, कम क्यों होगा, क्योंकि शायद रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे, मतलब शायद रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा, मतलब कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, इसीलिए एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है कम। अगर Kc का वैल्यू कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है। तो प्रोडक्ट कम क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल है और रिएक्टेंट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसलिए हम सीधे लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि क्या Ke क्यों लिखूंगा मैं, चाहे Kc लिखा होगा या Kp लिखा होगा, एक ही बात है, क्योंकि P में आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, बाकी कुछ नहीं आ जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, अगर ये ज्यादा, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। और अगर आपको बोला जाएगा, आप बोलो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, आप बोलो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स पे कमेंट कर लो। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स में हम बोलेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कंपैरेटिवली जो है वो कम है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट जो है वो कम, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम, इसलिए कम क्योंकि वो रिलेटिवली अनस्टेबल है, कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं सवाल दूंगा, क्वेश्चन दूंगा मैं, तो मेरे पास सामने इस पड़े सवाल एक दो है, तो आप मुझे बोलोगे कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा क्या, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा क्या, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे बोला गया है, शाबाश, मुझे बोला गया है, मुझे गिवन है वैल्यूज, शाबाश, मुझे गिवन है, सीधे सवाल मैं लिखूंगा सवाल मेरे पास है A gives B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc इसका है 10। दूसरा मैं लिखूंगा C gives D, तो मैं लिखूंगा Kc जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सपोज 100, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सपोज 100। तो मुझे बोला गया है ऑप्शन ए में मुझे बोला गया है कि मुझे बोलो A एंड C में ज्यादा स्टेबल कौन, या A एंड B में ज्यादा स्टेबल, मतलब मैं A एंड B में, मतलब A एंड C में, तो मैं लिखूंगा A एंड C में A इज मोर स्टेबल देन C, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज मोर स्टेबल देन डी, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन सी जो है दैट इज सी इज मोर स्टेबल देन ए, सी इज मोर स्टेबल देन ए। ऑप्शन डी जो है डी इज मोर स्टेबल देन बी, डी इज मोर स्टेबल देन बी। पहले हम ए एंड सी को कंपेयर करेंगे, दोनों क्या है
रिएक्टेंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसका रिएक्टेंट कम स्टेबल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा? इसका। तो इसका मतलब है सी जो है सी होगा कम स्टेबल, तो ए की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, क्योंकि जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम उसका रिएक्टेंट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल उसका होगा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम, वो है 10, तो 10 कम है तो ए ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी एंड डी को कंपेयर करेंगे, तो अगर हम बी एंड डी को कंपेयर करेंगे तो बी एंड डी दोनों क्या है? प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो ज्यादा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा किसका है? 100, तो डी इज मोर स्टेबल देन बी। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, इसका ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी भी सही है। ये थी पहली एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 इज कि मैं जो है मैं प्रेडिक्ट करूंगा, शाबाश। एप्लीकेशन नंबर 2 जो है मेरे पास दो है, एक है डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरा है कि मुझे प्रेडिक्ट करना है, मैं एनसीईआरटी खोलूंगा, एनसीईआरटी जो है, एक सेकंड, मैं एनसीईआरटी यहां पे खोलूंगा, एनसीईआरटी खोल के एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये बिल्कुल आपके सामने है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो शाबाश, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मुझे सबसे पहले तीन चीजें यहां पे मुझे बोला गया है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, ये हम कल ही पढ़ चुके हैं, कल वाले टॉपिक में ही इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हमने कैलकुलेट की है। तो दूसरी और दो एप्लीकेशंस है, एक है प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि एक रिएक्शन किस हद तक गई है, हम क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या है? प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि एक रिएक्शन जो है वो किस हद तक गई है, किस एक्सटेंट तक गई है। तो प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, उसके लिए मैं डायरेक्टली यहां पे आपको ये नंबर लाइन जो है, ये मतलब ये जो है ये नंबर लाइन वहां पे बनाऊंगा, ये लाइन वहां पे बनाऊंगा। तो आपको डायरेक्टली इसी लाइन से, जो यहां पे ये लाइन है, बिल्कुल ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये फिगर जो आपको दिख रही है, फिगर 7.6 जो आपको दिख रही है, तो यही मैं डायरेक्टली बनाऊंगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसी पे फोकस करोगे। तो सेकंड इज प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, predicting the extent of the reaction, predicting the extent of the reaction। अब extent of the reaction में हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? extent of the reaction में मैं सीधे वही नंबर लाइन बनाऊंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, उसने भी लिखे हैं 10, मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, उसने भी लिखा है यहां पे 10 to the power -3, यहाँ पे लिखा है 10 to the power 3, यहाँ पे लिखा है 10 to the power -3, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 10 to the power -3 और यहाँ पे उसने लिखा है 1। देखो 10 to the power 3, 10 to the power -3 और यहाँ पे उसने लिखा है 10 to the power 3, 10 to the power 3, देखो 10 to the power 3, 10 to the power -3 और लिखा है 1। तो अब अगर मुझे बोलो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब है 10 to the power 3 से ज्यादा, यानी कि यहां पे तो उसने लिखा है रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, लगभग रिएक्शन खत्म हो गई है, फिर जाके इक्विलिब्रियम आ चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है रिएक्शन। तो यहां इसका मतलब क्या है कि अगर Kc का वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स हार्डली प्रोसीड, मतलब रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, रिएक्टेंट्स मतलब एक ही स्टेप, मतलब जस्ट सेटअप, एक ही स्टेप के बाद मतलब क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी कि रिएक्शन बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही हुई है। तो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा कि मेरे पास जो है, अगर मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, तो आपका Kc जो आएगा वो आएगा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। फिर से वही बात, तो अगर Kc का वैल्यू जो है बहुत कम है, बहुत कम, कितना? 10 to the power -3 से कम है, यानी कि इस जोन में है। अगर Kc का वैल्यू इस जोन में है यानी कि बहुत कम है, तो बहुत कम है तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की इसका वैल्यू बहुत कम तब होगा जब प्रोडक्ट बहुत कम होगा, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा। तो इसी का मतलब है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुई है कि इक्विलिब्रियम आ गया है, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, रिएक्शन
हार्डली प्रोसीड्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि शाबाश रिएक्टेंट्स प्रिडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रिडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, आप ये भी बोल सकते हो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स प्रिडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रिडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, यानी कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है किन से, प्रोडक्ट्स से, यानी कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुई थी कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी कि रिएक्शन बहुत मतलब हार्डली प्रोसीड्स। अब यहां पे क्या है, केसी का वैल्यू अगेन बहुत ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट जो होगा बहुत ज्यादा होगा और रिएक्टेंट जो होगा वो बहुत कम होगा। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट बहुत कम, क्या इसका मतलब है रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है कि रिएक्शन लगभग खत्म होने को है, रिएक्शन खत्म होने को है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा वैल्यू एनसीईआरटी ने माना है 10 टू द पावर 3 से ज्यादा हम भी मानेंगे, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, यानी कि रिएक्शन जो है वो लगभग खत्म होने को है। और आप ये भी बोल सकते हो कि प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स। इस पे डायरेक्टली यही सवाल आ जाएगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब अगर इन दोनों के बीच में है 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 के बीच में है, यानी कि 10 टू द पावर -3 is 0.001, अगर 0.001 से लेके 10 टू द पावर 3 is 1000 तक है, उसमें 1 भी आता है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं शाबाश बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो हम ये नहीं कहते हैं कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, हम ये नहीं कहते हैं कि रिएक्शन लगभग खत्म होने को है, हम कहते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट बीच में है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है या प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है, मैं कहता हूं लगभग दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे कि अगर बीच में है, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा, तो हम लिखते हैं बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन एप्रिशिएबल अमाउंट। तो यहां पे रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, शाबाश, प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं। यहां पे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल होते हैं, तो यहां पे दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में होते हैं, दोनों में से कोई। तो इसमें सर सवाल कैसे आ जाएगा, तो आपको सीधे एक रिएक्शन देगा जिसका केसी देगा 2 × 10 टू द पावर 10। आप मुझे बोलो इससे आपको क्या मतलब सबक मिलता है, इससे आप क्या पहचान पाते हो, इससे आपको क्या पता चलता है। तो मैं सीधे बोलूंगा केसी का वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा होंगे देन रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्शन लगभग खत्म होने को है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ये है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और तीसरा जो है थर्ड वन, तो तीसरा जो है दैट इज प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। थर्ड वन इज प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द, एक्सटेंट तो पढ़ा, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये था एक्सटेंट। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि एक रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब सवाल यही आएगा, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये बिल्कुल मेंशन किया है, तो अगर सवाल आ जाएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पे आ जाएगा। तो इसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, शाबाश, इसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं यहाँ पे, देखो कुछ एग्जाम्पल। सर क्या वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, अब आपको डायरेक्टली पता चलेगा। शाबाश, देखो इफ केसी का वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट और रिएक्टेंट्स, दैट इज केसी, इफ केसी इज वेरी लार्ज द रिएक्शन नियरली प्रोसीड्स टू कंप्लीशन। तो वही हमने इसके कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इफ केसी का वैल्यू इज लेस देन 10 टू द पावर -3, रिएक्टेंट्स प्रेडोमिनेट और प्रोडक्ट्स, दैट इज केसी, इफ केसी इज वेरी स्मॉल द रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स, हार्डली प्रोसीड्स, यानी कि रिएक्शन जस्ट प्रोसीड मतलब हार्डली आगे जाती है, जस्ट मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही हो गई कि इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसके एग्जांपल्स, तो उसने फिर उसके बाद लिखा है तीसरा पॉइंट कि अब अगर ये लाई करेगा इन बिटवीन, तो हम कहते हैं कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, वो हम पढ़ चुके हैं। अब है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे एक कोफिशिएंट क्यू, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट, रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। हम एक जो है एक शाबाश क्यों टर्म पढ़ेंगे क्यों, जिसको हम बोलते हैं क्या,
हम एक टर्म पढ़ेंगे क्यों, जिसको हम क्या बोलेंगे शाबाश, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। तो क्यों जो है शाबाश, क्यों के भी दो फॉर्म्स हैं, जैसे क्यों के दो फॉर्म्स हैं वैसे ही पहले हम पढ़ेंगे क्यों होता क्या है। ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जब हम नर्नस इक्वेशन में ये पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्यू जो होता है ये रिएक्शन कोशेंट होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये रिएक्शन कोशेंट है क्या, ये रिएक्शन कोशेंट जो है, ये रिएक्शन कोशेंट है क्या, ये रिएक्शन कोशेंट सेम वही है जो इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है a टाइम्स a, b टाइम्स b, c टाइम्स c प्लस d टाइम्स d, तो Q का वैल्यू जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ c टू द पावर c, कंसंट्रेशन ऑफ d टू द पावर d डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। अगर हाँ या और मैं ये भी बोल सकता हूं क्यों जो होगा है वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ c टू द पावर c, पार्शियल प्रेशर ऑफ d टू द पावर d डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर a, पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर b। ये आपको पता है कब, जब सारे a b c एंड d आर गैसेस। तो हम इसको क्यू सी बोलते हैं, इसको क्यू पी बोलते हैं, जैसे वहां पे के सी बोलते हैं और के पी बोलते हैं, यहाँ पे क्यू पी एंड क्यू P एंड क्यू सी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब सवाल है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर आप निकालोगे, अगर आप Kc निकालोगे, Kc का वैल्यू भी तो आता है कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। या Kp का वैल्यू जो है वो भी तो आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर b, वो भी तो इसी के बराबर आता है। तो फर्क क्या है दोनों में, तो दोनों में फर्क क्या है, तो ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहां पे फर्क दोनों में क्या है, दोनों में फर्क है कि जो Kc है इसमें C, D, A एंड B जो है, चाहे उसकी कंसंट्रेशन हो या उसका पार्शियल प्रेशर हो, तो वो सारा का सारा हम कंसिडर करते हैं इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम वाले पार्शियल प्रेशर्स आर कंसिडर्ड। लेकिन अगर हम क्यों देखेंगे तो क्यों में कोई भी कंसंट्रेशन चाहे इक्विलिब्रियम हो या ना हो, तो हम कोई भी कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो Kc है इसको डिफाइन किया जाता है ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे Kc हो या Kp हो, Kp जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kc है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो दोनों जो है दोनों आर डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम, ओनली एट इक्विलिब्रियम, ओनली इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इनका मतलब ही नहीं है कुछ। अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे C कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, D कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, A की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, B की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो क्यू C जो मेरा है या क्यू P जो मेरा है, ये क्यू जो है चाहे क्यू C है या इट इज डिफाइंड एट एनी टाइम, इट इज डिफाइंड एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है चाहे इक्विलिब्रियम हो या ना हो। इक्विलिब्रियम पे भी क्यू को डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब भी क्यू को डिफाइन करते हैं, लेकिन K को हम डिफाइन करते हैं ओनली एंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। और अगर अब इक्विलिब्रियम पे हम क्यू को डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम पे K को डिफाइन करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे C की कंसंट्रेशन और ये C की कंसंट्रेशन सेम होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो D की कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम पे मैं ये बोलूंगा शाबाश, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम याद रखना ये क्यू और Kc दोनों आपस में, क्यू सी और Kc या क्यू और Kp अगर आप बोलोगे एक ही बात है, ये दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, ये बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, तो इस पे क्यू भी डिफाइन कर सकते हैं और दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। आप देख लो दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, फर्क बस इतना है कि इसमें क्यू में हम कोई भी C इक्विलिब्रियम वाला भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब अगर हमने इक्विलिब्रियम वाला लिया, Kc में भी तो इक्विलिब्रियम वाला लेते हैं, D भी इक्विलिब्रियम वाला लेते हैं, A भी इक्विलिब्रियम वाला, B भी इक्विलिब्रियम वाला। तो इसका मतलब क्या है कि Q और Kc का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा एट इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो Q का वैल्यू और Kc का वैल्यू सेम नहीं होगा। लेकिन अब के आई होप आपको Q समझ में आया होगा। व्हाट इज Q? इट इज सिमिलर टू इक्विलिब्रियम, इट इज कैलकुलेटेड, इसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। कैलकुलेट
करने का तरीका वही है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करने का कैलकुलेट करने का तरीका है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो कंसिडर होती है वो होती है कोई भी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ओनली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कंसिडर होती है। या यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर कंसिडर करेंगे तो कोई भी पार्शियल प्रेशर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन केपी में हम ओनली इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर कंसिडर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है, अब हमारा असल में जो एप्लीकेशन है दैट इज प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि एक रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। अब एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मेरे पास 3 केस बनेंगे। केस वन मेरा बनेगा कि क्यू का वैल्यू जो है वो केसी से कम है। केस 2 जो है वो बनेगा क्यू का वैल्यू जो है वो केसी के बराबर है। केस 2 जो है वो है क्यू इज इक्वल टू केसी। एंड केस 3 जो मेरा बनेगा, केस 3 मेरा बनेगा कि क्यू का वैल्यू जो है वो केसी से ज्यादा है, यानी कि मुझे तो डायरेक्शन का पता चलेगा सीधे डायरेक्टली कंपेयर करके किस किस को, क्यू और केसी को। तो अगर क्यू का वैल्यू केसी से कम है, तो अब क्यू का वैल्यू केसी से कम होगा तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात का खास ख्याल हम रखेंगे। देखो, हर कोई चीज जो है, हर कोई रिएक्शन जो है वो चाहती है कि मैं जाऊं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो अगर हर कोई चीज चाहता है कि मैं जाऊं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, अब मुझे बोलो क्यू का वैल्यू केसी से कम है। क्यू का वैल्यू, सपोज मैं सिंपल एक रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा क्यू जो है वो होगा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। क्यू केसी भी जो होगा वो भी होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। फर्क क्या है, ये इक्विलिब्रियम वाला है, इसको मैं अब EQ लिखूंगा, ये इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। अब क्यू का वैल्यू कम है, क्यू का वैल्यू कम है, सपोज केसी का कुछ कोई फिक्स्ड वैल्यू है, क्यू केसी जो है वो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू है 10। अब क्यू का वैल्यू कम है, कम का वैल्यू मतलब क्या है कि क्यू का वैल्यू कम होना मतलब कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, किससे कम, क्यू का वैल्यू केसी से कम है। तो केसी में जो प्रोडक्ट, अगर केसी का वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होगी ना ज्यादा एज कंपेयर टू जो क्यू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम अगर क्यू का वैल्यू कम, किससे कम, जो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट है उससे कम। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, किससे ज्यादा, जो इक्विलिब्रियम पे है रिएक्टेंट उससे ज्यादा। तला इससे आप क्या पता करते हो, इससे आपको क्या पता चलता है, मुझे ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा आगे है, अभी मैं थोड़ा सा पीछे ही हूं। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन में यहां पे नंबर लाइन बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट है एट इक्विलिब्रियम। लेकिन जो ये वाला प्रोडक्ट है जो क्यू के बुनियाद पे हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा पीछे है। तो अब मुझे बोलो रिएक्शन प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम की ओर जाने के लिए इसको आगे जाना पड़ेगा कि पीछे जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा आगे। तो हम कहते हैं सीधे जब भी क्यू का वैल्यू लेस देन केसी होगा तो हम कहते हैं कि अभी जो है रिएक्शन अभी पीछे ही है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट अभी कम है, रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, यानी कि रिएक्शन अभी पीछे है, अभी और आगे जा सकती है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जा सकती है। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जाने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा, आगे। तो हम कहते हैं द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब प्रोसीड करती है, जब क्यू का वैल्यू जो होगा वो केसी से कम होगा। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो इसको हम एनसीईआरटी ने भी बनाया है, पहले क्यू बनाएंगे, पहले हम क्यू बनाएंगे, शाबाश क्यू बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे केसी। तो केसी जो है, केसी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, फिर क्यू टू केसी जाएंगे। ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन को। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये याद रखने का तरीका है असल में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्यू का वैल्यू केसी, तो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये क्यू ये केसी दोनों बराबर, वो मैंने ऑलरेडी बोला। ये कब पॉसिबल है, जब प्रोसेस होगी एट इक्विलिब्रियम। इस पे ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो एट इक्विलिब्रियम है। तो अब अगर क्यू का वैल्यू केसी से ज्यादा है, तो क्यू का वैल्यू केसी से ज्यादा है तो मैं यहां पे लिखूंगा क्यू का वैल्यू, क्यू जो है वो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और केसी भी जो है वो भी है प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इस टाइम क्यू का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा है।
तो इसका मतलब है कि अगर इक्विलिब्रियम वाला प्रोडक्ट जो है, इक्विलिब्रियम वाला प्रोडक्ट यहां पे है, तो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना, क्यू का वैल्यू ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा, और रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट होगा कम। प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन आगे गई है। किससे आगे गई है? इक्विलिब्रियम से आगे गई है। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जाने के लिए इसको कहां आना पड़ेगा? पीछे। तो इसका मतलब क्या है? द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इफ Q इज लेस देन Kc, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि Q ज्यादा तब होगा जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। तो एट इक्विलिब्रियम किससे? प्रोडक्ट ज्यादा होगा, किससे? जो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कम होगा, किससे? जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम, ये गया कहां है? आगे। टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा? आगे के पीछे? पीछे। तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है ये पीछे शिफ्ट होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी मतलब ऐसे ही रफ डायग्राम बनाएंगे जो एनसीईआरटी ने बनाई है, तो मैं क्या बनाऊंगा? पहले बनाते हैं क्यू बड़ा है, फिर बनाते हैं केसी। तो क्यू और केसी, फिर हम जाते हैं छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा एरो आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है? द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहां पे सवाल कैसे बनेगा? सवाल कैसे? मैं एनसीईआरटी का सवाल भी दिखाऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी पे, बिल्कुल मैंने आपको ये बोला, शाबाश। व्हेन क्यू इज लेस देन, आप देख लो, व्हेन क्यू इज लेस देन केसी, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जो है वो ऐसे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहां पे ले देख के है डायरेक्शन, शाबाश, यहां पे देख के है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों बराबर है, बोथ आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, अगर लेकिन केसी का वैल्यू जो है, केसी का वैल्यू जो है वो कम है, क्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और व्हेन क्यू इज इक्वल टू केसी, वी से दैट द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्या रिएक्शन जो है वो रुक जाती है? नहीं। प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नो नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस। और इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड वी नो दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है? क्या प्रोसेस रुक जाती है? नहीं, प्रोसेस रुकती नहीं है, प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है। तो इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक सवाल करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मुझे बोलो प्रॉब्लम क्या है? द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 2A gives B plus C is 2 into 10 to the power minus 3. At a given time, the composition of reaction mixture is A equal to B equal to C इतना. In which direction will the reaction proceed? तो in which direction will the reaction proceed? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा ये, मैं यहाँ पे इस सवाल को, इसी पार्ट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, देखो मुझे बोल रहा है कि रिएक्शन जो है वो है 2A से बना B प्लस सी, 2A से बना B प्लस सी। तो इसका Kc जो गिवन है वो है 2 into 10 to the power minus 3। अब मुझे बोल रहा है एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज एट ए गिवन टाइम, एट एनी टाइम। मुझे बोला गया है कि A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन गिवन है एट एनी गिवन टाइम। क्या K डिफाइन होगा कि Q डिफाइन होगा? वेरी गुड, Q डिफाइन होगा। तो Q होगा ना कंसंट्रेशन ऑफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? तो B की कंसंट्रेशन भी गिवन है 3 into 10 to the power minus 4। A की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन भी 3 into 10 to the power minus 4। A की कंसंट्रेशन भी 3 into 10 to the power minus 4, लेकिन A का स्क्वायर, एक इसके साथ कैंसिल, एक इसके साथ कैंसिल, तो Q का वैल्यू आएगा 1। अब Q का वैल्यू 1, Kc का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 3। तो Q और Kc में बड़ा कौन? Q निकला ना, Q बड़ा, क्योंकि Q निकला 1, Kc है 2 into 10 to the power minus 3, दैट इज 0.002। तो अब Kc का वैल्यू और Q के वैल्यू में बड़ा कौन है? Q। व्हेन Q इज ग्रेटर देन Kc, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है इट प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब आपको पता है बैकवर्ड डायरेक्शन इज दिस, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या ये राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, शाबाश,
यहाँ पे लिखा होगा सिंस क्यू का वैल्यू निकला इसको 1, तो क्यू का वैल्यू निकला 1, सो एज क्यू इज ग्रेटर देन के सी, सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपको कभी भी सवाल आ जाएगा कि मुझे बोलो ये किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, ये किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, तो आप सिंपल क्यू एंड के सी को कंपेयर करोगे। क्यू को आप कभी भी किसी भी टाइम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन के सी को हम ओनली एट इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो अब इसके बाद मेरे पास बचता है एक प्रिंसिपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं क्या, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास थोड़ा सा सम अप करूंगा मैं, आज का क्लास जो है वो थोड़ा सा सम अप करूंगा मैं। मैंने आज के क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ाया, आज के क्लास में मैंने बहुत कम पढ़ाया। और वो क्या पढ़ाया मैंने सिंपल 3 बातें बोली। अल्फा और v के बीच में रिलेशन है v टू द पावर डेल्टा एन जी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। और दूसरा मैंने पढ़ाया अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p टू द पावर डेल्टा एन जी डिवाइडेड बाय सेम थिंग, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। और मैंने बोला शाबाश, मैंने बोला यहाँ पे अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा, there is no effect of volume और pressure on alpha, यानी कि प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ाने से डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसमें मुझे एक बात बोलो, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले स्टेबिलिटी के बारे में। तो मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा हमने पढ़ा प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने पढ़ा अगर केसी का वैल्यू 10 टू द पावर 3 से है, रिएक्शन लगभग कंप्लीशन तक पहुंच चुकी है, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा किन से, रिएक्टेंट से। और अगर Kc का वैल्यू इक्वल टू है या लेस देन है 10 टू द पावर -3, तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड हुई है, हार्डली स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे रिएक्टेंट का की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा। और अगर Kc का वैल्यू 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 जिसमें 1 भी आता है इनके बीच में है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पे बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। तो इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट लास्ट में पढ़ा डायरेक्शन में मैंने पढ़ा अगर Q इज लेस देन Kc तो ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, Q इज इक्वल टू Kc तो प्रोसेस है एट इक्विलिब्रियम, और अगर Q जो है वो है ग्रेटर देन Kc तो प्रोसेस जो है ये हो जाएगी किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इतना हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।